हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा टेट टीजीटी साइंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम अपनी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि पहले वो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हरियाणा टेट के एग्जाम में जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पहले मैं आपको वो करा देती हूँ ताकि आप ये देख पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर सकें। तो हमारा जो हरियाणा टेट 2023 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए, तो आपको पता है आपका 150 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो उसमें जो आपका साइंस का पोर्शन आएगा, उसमें अराउंड 19-20 क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके बायोलॉजी से आते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे हमारे हरियाणा टेट के एग्जाम में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बायोलुमिनेसेंस हमें किस फाइलम के अंदर देखने को मिलती है। सीलेंट्रेटा एंड सिटानोफोरा, सिटानोफोरा एंड पॉरीफेरा, पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो मुझे नहीं पता क्यों हरियाणा टेट ने इसका एग्जाम में आंसर दिया है ऑल ऑप्शंस आर राइट, लेकिन आज तक मैंने जो भी पढ़ा है, अगर आप में से कोई मुझे क्लियर कर पाए तो मुझे ज़रूर सोर्स बताइएगा कि हमेशा जो सीलेंट्रेटा और सिटानोफोरा होता है ना, स्पेशली जो हमारा सिटानोफोरा फाइलम होता है, उसके अंदर बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उसके अलावा जो हमारा सीलेंट्रेटा होता है, जेलीफिश होती है, निडारिया होता है, उसके अंदर है ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। उसके अलावा मॉलिस्क फाइलम के भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि पॉरीफेरा फाइलम जो है वो बायोलुमिनेसेंस शो करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई सोर्स हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मेरा डाउट ज़रूर क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे आर मेड अप ऑफ प्रायंस एंड एल्गी, फंजाई एंड प्रायंस, फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट, प्रायंस एंड यूग्लिनॉइड्स। तो आपको पता है जो हमारी डाइवर्सिटी यूनिट है क्लास 11th में, उसका जो हमारा चैप्टर 2 है, उसके अंदर हमें ये टॉपिक दिया गया है लाइकन्स का, ठीक है। तो लाइकन्स जो होते हैं वो बहुत ही गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी पॉल्यूटेड एरिया होते हैं वहाँ पर हमारे लाइकन्स ग्रो ही नहीं करते। हमारे लाइकन मिलके किससे बने होते हैं, एल्गी और फंगी से बने होते हैं। तो आप कहोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता है हमारी जो एल्गी और फंजाई है उनको हम फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट बुलाते हैं। हमारी जो फंजाई होती है उसको हम माइकोबाइंट बोलते हैं, हमारी जो एल्गी होती है उसको हम फाइकोबाइंट बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों एकदम एग्जैक्टली आपकी क्लास 11th की जो डाइवर्सिटी का चैप्टर 2 है वहाँ पर इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो लाइकन्स हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, एल्गी और फंजाई से बने होते हैं। एल्गी जो है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है, और फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो हमें लाइकन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो आपकी क्लास 11 के चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको डाइवर्सिटी यूनिट कवर भी करा रही हूँ DSSB के लिए, तो आप ये चैप्टर 2 वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिबन्स प्रोसबोसिस मंकी एंड राइनोसिरोस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ ओरिएंटल ज्योग्राफिकल रीजन। तो आपको ये बताना है कि गिबन्स, राइनोसिरोस ये कौन से रीजन में मिलते हैं, इंडियन सब रीजन में, सेलोनियन सब रीजन में, इंडो चाइना सब रीजन में। तो ये मिलते हैं हमें इंडो मलायन सब रीजन में, ठीक है। ये तो बहुत ही डेप्थ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस आर। तो आपके जो ओशियंस है उनके चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है, सबसे ज़्यादा मेनली प्रोड्यूसर्स का रोल कौन प्ले करते हैं आपके ओशियंस के अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, यूग्लिनॉइड्स या फिर प्लैंक्टन्स। तो जो हमारा क्लास 11 डाइवर्सिटी का चैप्टर 2 है, उसी के अंदर मैंने आपको इस पे स्टार मार्क करके भी पढ़ाया था कि जो हमारे डाई एटम्स है उनको चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है हमारे ओशंस के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप हरियाणा टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, KVS, NVS, EMRS, कोई भी TGT साइंस का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, डाइवर्सिटी का चैप्टर 2 ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पोजेस 4 लेयर्स। तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आपकी जो गट लेयर है, उसकी है ना 4 लेयर्स होती है। तो आपको बताना है आउटसाइड से इनसाइड जब आप जा रहे हो तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और सिरोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो आपको पता है आपको ये सीक्वेंस कहाँ से बताना है, बाहर से लेके अंदर की तरफ आपको बताना है। तो सबसे बाहर जो हमारी लेयर होती है वो क्या होती है, सिरोसा होती है। उसके बाद आती है हमारी मस्कुलरिस, फिर आती है हमारी सब म्यूकोसा और फिर आती है हमारी म्यूकोसा। तो आप सोचोगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो हमारी जो क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके अंदर जो डाइजेशन का चैप्टर है, उसमें अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये लेयर्स
ध्यान रहे इसलिए मैंने ये डायग्राम भी यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो सिरोसा, फिर आती है हमारी मस्कुलरिस, फिर आती है हमारी सब म्यूकोसा, फिर आती है हमारी म्यूकोसा, और सबसे अंदर जो होता है वो होता है हमारा ल्यूमन प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, हमारी क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो डाइजेशन चैप्टर है वो पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट वो फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइड द न्यू सेल्स आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जिस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारी जो पुरानी सेल्स है उन्हीं से हमारी न्यू सेल्स फॉर्म होती है, वो उनका नाम आपको बताना है। वॉल्टर फ्लेमिंग, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक या फिर शेल्डन एंड शोन। तो आपको पता है जो शेल्डन एंड शोन थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट हुक ने हमारी जो डेड सेल्स है उनकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले 1665 में। और जो रुडोल्फ विर्चो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी सेल्स है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। इसके क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से पूछा है, आपके सेल वाले चैप्टर से पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इस फाइलम पोजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो देखो हमारा जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है हमारी क्लास 11th में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो हमारा जो हार्ट सिस्टम होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो जहाँ पर है ना अलग अलग वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू आपका ब्लड फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन जिनके सारे ऑर्गन्स है ना ब्लड में भीगे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आपको पता है हमारे ऑर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, मोलस्का में भी ओपन होता है, इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन होता है। बट टू योर सरप्राइज एनालिडा जो होता है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और बहुत जल्दी मैं आपको एनिमल किंगडम का चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। तो ये हमारी क्लास 11th की जो डाइवर्सिटी यूनिट है उसके 4th चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन होता है, एनालिडा के अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल। इनमें से आपको वो फिशेज का सेट आइडेंटिफाई करना है जिसको आप खा सकते हो। एडिबल हम किसको बोलते हैं, जिस चीज़ों को हम खा सकते हैं, जिनका हम सेवन कर सकते हैं। कटला, रोहू, हिल्सा एंड पॉम्फ्रेट, प्रॉन, सार्डीन्स, लॉबस्टर एंड रोहू, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब एंड ऑयस्टर, रोहू, मैकरा, लॉबस्टर एंड क्रैब। तो आपको पता है जो हमारी कटला है फिश का नाम है वो भी खाई जाती है, रोहू भी फिश का नाम है वो भी खाई जाती है, हिल्सा भी खाई जाती है और पॉम्फ्रेट भी खाई जाती है। तो हमारा जो पहला सेट है वही कैसी फिशेस का सेट है, हमारी एडिबल फिशेस का सेट है। बाकी सबको हमने क्यों एक्सक्लूड किया है, देखो किसी में है ना ऑयस्टर्स प्रेजेंट है, किसी में लॉबस्टर प्रेजेंट है। पहली बात तो ये फिशेस की वैरायटी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारी एडिबल फिशेस जो है वो क्या है, कटला, रोहू, हिल्सा एंड पॉम्फ्रेट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर है ना प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। आपसे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को पहचानने के लिए बोला गया है। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, टॉन्सिल एंड पेयर पैच, बोन मैरो एंड थाइमस, थाइमस एंड अपेंडिक्स। तो एक एक करके हम इन ऑप्शन को देखते हैं। तो देखो स्प्लीन एंड लिम्फ नोड जो होते हैं ना वो हमारे प्राइमरी ऑर्गन नहीं होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। टॉन्सिल और पेयर पैच भी कैसे होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा जो अपेंडिक्स है वो भी कैसा है, सेकेंडरी ऑर्गन है। तो कौन बचा, आपको पता है हमारे दो ही प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, एक होता है हमारा बोन मैरो और एक होता है हमारा थाइमस। तो हमारा जो डिजीज वाला चैप्टर है हमारी क्लास 12th की बुक में, ठीक है, वहाँ पर हमें लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बोन मैरो एंड थाइमस जो है हमारे वो कैसे ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज टू स्टिमुलेट द ग्लोमुलर ब्लड फ्लो। तो जब भी आपका जो जीएफआर रेट है वो जब गिरने लग जाता है, ठीक है, तो उसको है ना दोबारा से मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन को रिलीज किया जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, रेनिन हार्मोन, एंजियोस्टैटिन हार्मोन या फिर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। तो हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्लास 11th में उसी के अंदर जो हमारा किडनी वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन से हार्मोन का यूज़ किया जाता है जीएफआर रेट को बढ़ाने के लिए, रेनिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रेनिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है जब हमारा जीएफआर रेट जो है वो गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल इन इंडिया। तो आपको पता है हमारी कुछ ऐसी स्पीसीज है जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में रखा हुआ है। तो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल का एग्जाम्पल बताना है। तो घड़ियाल जो है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ
दीज इज अ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लाइसिन, डोपामाइन, एसिटोकोलाइन या फिर गाबा या फिर 2 और 3। तो आपको पता है हमारा जो साइनेप्सिस होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करते हैं। सबसे मेन अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो वो क्या होता है, एसिटोकोलाइन होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक डोपामाइन भी दिया गया और डोपामाइन भी जो है सबसे मेजर नहीं है लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है, इसलिए 2 और 3 जो है दोनों ऑप्शन को उन्होंने करेक्ट माना। ठीक है, तो डोपामाइन भी करेक्ट है, एसिटोकोलाइन भी करेक्ट है। अगर आपको सबसे बेस्ट चूज करना हो तो वो एसिटोकोलाइन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट। तो आपको है ना हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसी के अंदर जो हमारा हार्मोन्स वाला चैप्टर है वहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे D+B के लिए जब ये हार्मोन्स वाला चैप्टर कराया था तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन भी पढ़ाए थे। उनमें से एक हार्मोन है जिसको हार्ट रिलीज करता है, उसका नाम आपको बताना है, एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर, नॉर एड्रिनल, वेसोप्रेसिन या फिर एड्रिनल। तो आपको पता है हमारा हार्ट की जो एट्रिया वॉल्स है वो क्या रिलीज करती है, ANF को रिलीज करती है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा हार्ट जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम क्या है, ANF है। तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अपने एस्टेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। तो आपको पता है हमारा जो स्कल होता है, ह्यूमन स्कल होता है, उसके अंदर टोटल बोन्स होती है 22 जो उन्होंने ऑप्शन में रखी है। लेकिन उन्होंने ना टोटल बोन्स नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ फेशियल बोन्स पूछी है और फेशियल बोन होती है 14। उसके बाद हमारी जो बाकी की बोन्स होती है वो कैसी बोन्स होती है, क्रेनियल बोन होती है, वो होती है 8। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे बोन्स की स्कल के अंदर टोटल बोन्स है 22, फेशियल बोन्स है 14, क्रेनियल बोन्स है 8। आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन सी पूछी है, टोटल मत लगा देना क्योंकि उन्होंने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब आपके स्पर्म रिलीज होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हमारी जो क्लास 12th है उसका जो रिप्रोडक्शन यूनिट है और उसके अंदर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है वहां से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। इजैक्यूलेशन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या फिर स्पर्मिएशन कहते हैं। तो आपको पता है इजैक्यूलेशन का मतलब होता है जब मेल की बॉडी से सीमेन रिलीज होता है बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना। जब मेल की बॉडी के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जब हमारा स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है पहले जो हमारे स्पर्म्स बनते हैं उनके अंदर है ना मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। जब वो फ्लैजिला मूवमेंट के लिए प्रेजेंट हो जाए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब आपका पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ बन चुका है, उसके अंदर टेल आ चुकी है मूवमेंट के लिए, जब वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, तो पेनिस से सीमेन का रिलीज होना क्या कहलाता है, इजैक्यूलेशन कहलाता है। आपकी टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। आपके जो स्पर्मेटिड्स थे वो स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, जोआ का मतलब होता है मूवमेंट कर सकता है, उसके अंदर फ्लैजिला आ गया है मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मिएशन का मतलब होता है पूरा स्पर्म रेडी है, स्पर्मेटोजोआ बन चुका है, वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो हमारा जो क्लास 12th है उसके ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Southern blotting technique is developed by Elvin. Northern blotting technique is developed by Broom and Gilbert. Western blotting technique is developed by Tobin and E.M. Southern purified IgG. तो आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना। देखो ये सारे स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि सदर्न ब्लॉटिंग किसने डिस्कवर की थी, E.M. सदर्न ने डिस्कवर की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज डेवलप्ड बाय टोइन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा ऑफस्प्रिंग जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, यानी कि बाहर बाहर से अगर आप उसको देख रहे हो तो एकदम सिमिलर दिखेगा, उसके जो जीन्स अंदर प्रेजेंट है वो एकदम सिमिलर होंगे अपने पेरेंट से, या फिर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बिल्कुल सेम होगा, यानी कि देखने में बाहर से देखने में भी एकदम सेम है और अंदर उसके आप जीन्स को देखोगे तो भी सेम है। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों वे में डिफरेंट होता है।
तो आपको पता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस ही क्या होता है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है ना, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली भी एकदम सेम दिखता है और जेनेटिकली भी बिल्कुल सेम दिखता है। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जीन्स में भी थोड़ा चेंज होता है और मॉर्फोलॉजिकली भी आप कभी भी एकदम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते हैं। आपकी उनकी आईज मैच हो सकती है, कुछ फीचर्स मैच हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें मैच नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउस फ्लाई हैव स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, हनी बी हैव बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बटरफ्लाई हैव सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट एंड कॉकरोच हैव चूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो आपको पता है इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो सही है, हमारा जो थर्ड है वो सही है, अब बाकी क्यों सही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है और थर्ड सही है। अब हमारा सेकंड क्यों गलत है? इन्होंने बोला हनी बी जो है उसका बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, लेकिन उसका माउथ पार्ट किस टाइप का होता है? चूइंग एंड लैपिंग टाइप होता है। और जो हमारा कॉकरोच है उसका कैसा होता है? बाइटिंग एंड चूइंग होता है। इन्होंने क्या बोला कि चूइंग एंड लैपिंग टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट एंड जनरली यूज्ड इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको है ना, जो एक भूरा कोयला है जिसके अंदर है ना कार्बन कंटेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। आपको उसका आइडेंटिफाई करना है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट। तो आपको पता है जो हमारा एंथ्रासाइट होता है ना वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। उसके बाद आता है हमारा बिटुमिनस, फिर आता है सब बिटुमिनस, फिर आता है हमारा लिग्नाइट और फिर आता है हमारा पीट। जो हमारा एंथ्रासाइट होता है ना वो बहुत ही शाइनी ब्लैक होता है। फिर हमारा जो बिटुमिनस होता है वो भी ब्लैक होता है बट डल ब्लैक होता है। लेकिन जो हमारा ब्राउन कोल होता है वो कौन होता है? हमारा लिग्नाइट होता है, ठीक है। और इसके अंदर है ना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और इतनी अच्छी एफिशिएंसी ये नहीं दिखाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन है? एंथ्रासाइट है, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए। और लिग्नाइट से भी खराब क्वालिटी का कौन है? पीट है, ठीक है। तो इसका आंसर है लिग्नाइट। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।